हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है सब ठीक चल रहा होगा, वीडियोस बिल्कुल ऑन टाइम आप देख रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बन रहे होंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो आज हमारी जो प्रिपरेशन है हलाइड्स की, एलिफेटिक हलाइड्स की, वो फ्रॉम एल्कोहल है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, एल्कोहल से कैसे बन सकती है? तो बेसिकली अगर आप सोचें तो अल्कोहल कौन सा पार्ट होता है या अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, तो आप कहेंगे OH ग्रुप, राइट। तो ROH, फाइन। अब किसी भी तरीके से इस OH को हटा दिया जाए और X लगा दिया जाए, X मीन्स टू से FCl-BrI, ये अगर लगा दिया जाए तो बन गए आपके हलाइड्स। तो अगर मोटे तौर पर आपसे सोचने के लिए कहा जाए कि आपके पास अल्कोहल है और आपको सोचने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अल्कोहल लिखेंगे, ROH। इस अल्कोहल को लिख देने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, किसी भी तरीके से इस R ग्रुप से, लेट से CH3OH है, मैंने कहा मुझे CH3Cl बनाना है, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक ही बात आएगी, किसी भी तरीके से ये OH हट जाए और यहां पे Cl आकर जुड़ जाए। तो CH3OH से OH हटाकर Cl आप जोड़ दीजिए तो बन गया CH3Cl। लेकिन इसका हटना और Cl का जुड़ना इतना आसान नहीं है कि जितना आपने सोचा और आपने कुछ भी लिख दिया। लेट से आपने लिख दिया Cl2 लिख दिया और इस तरफ से OHCl बाहर निकाल दिया और Cl आके अटैच हो गया और प्रोडक्ट बन गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको शो करता हूं, आपको समझ में आएगी बात। यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे चेक करते हैं। मान लीजिए ये CH3OH है, मैंने कहा मुझे CH3Cl चाहिए, तो किससे रिएक्शन की जाए कि CH3Cl आपको मिल जाए? फाइन। तो दिमाग में आती है बात, Cl2 से कर लीजिए। फिर जब आप खुद करने लगते हैं तो फिर तो आप कुछ भी ले सकते हैं। बस अब आपको लगता है ये लीजिए, ये बाहर निकाल दो, कुछ भी, राइट, और ये Cl बन गया। ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता। ऑन पेपर्स तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आपके दिमाग में सारे आइडिया तो होते ही हैं, कोई ना कोई कंपाउंड आपके दिमाग में आ ही जाएगा हाइड्रोजन से रिलेटेड और आप ये सब्स्टिट्यूशन करके कुछ भी बना देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ऑन पेपर्स कुछ भी कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, बात सही है। ऐसा नहीं होता, रिएक्शन फिजिबल भी होनी चाहिए। तो जैसे हमने लिखा उस हिसाब से आपको फील तो हो गया होगा कि CH3Cl बन गया और ये ClOH जैसी कोई चीज बन गई और ये बाहर निकल गई। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसको एक सिस्टमैटिक वे में हमें प्रिपेयर करना होता है। तो आज जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो अल्कोहल से ही करेंगे। अब अल्कोहल से सिस्टमैटिक वे क्या है, पहले हम उसको समझ लेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि कार्बन से जब OH जुड़ा होता है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो मॉलिक्यूल तो ऐसा ही है, ये वाला है, राइट। अब इससे जो अटैचमेंट है कार्बन का वो ऑक्सीजन के साथ है, और क्योंकि ऑक्सीजन का भी साइज छोटा है, कार्बन का भी साइज छोटा है, तो ये बात तो तय है कि बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। OH ग्रुप जो है वो कार्बन से जुड़े रहना पसंद करेगा, इससे अलग नहीं होना चाहेगा। और आप इस OH को हटाकर फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो कि बड़े साइज के एटम्स हैं वो आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। OH को हटाकर बड़े साइज के एटम्स लगा रहे हैं, तो कार्बन उनके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो उतना स्टेबल तो नहीं बनाएगा जितना कार्बन का बॉन्ड अभी OH के साथ स्टेबल है। फ्लोरीन के साथ भी उसी स्टेबिलिटी का बनने वाला है, करेक्ट। क्योंकि फ्लोरीन जब आके जुड़ेगा तो फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन का साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। रिलेटिवली फ्लोरीन थोड़ा सा छोटा ही होता है क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट बाद में होता है, तो हम कंपेरेबल मान सकते हैं। तो फ्लोरीन के केस को अगर हम छोड़ दें, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फ्लोरीन के केस में एक दूसरी प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा Cl-Br-I तो कभी भी सब्स्टिट्यूट होकर यहां नहीं जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है। जो बॉन्ड बनेगा वो उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बनेगा, करेक्ट। तो ये बात तो तय है कि OH को हटाकर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना इज नॉट अ इजी टास्क, राइट। इसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस मेंटेन करनी होगी। अब उन इंपॉर्टेंट कंडीशंस में क्या हो सकता है? उन इंपॉर्टेंट कंडीशन में कैटलिस्ट का यूज हो सकता है, उन इंपॉर्टेंट कंडीशंस में हीटिंग इन्वॉल्व हो सकती है, उन इंपॉर्टेंट कंडीशन में कुछ और केमिकल्स के थ्रू रिएक्शंस कराई जा सकती है जिससे कि रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन आए हलाइड्स बनाने के लिए। वो अभी आपको अंदर जब देखेंगे तब समझ में आएगा। यानी इन शॉर्ट, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, अपने आप तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। इसको करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी होगी, तो हम वही एक एक करके देखते हैं। लेकिन इस बात को हम जब शुरू करें उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो कंसेप्ट जल्दी जल्दी आपको समझ में आएंगे। फाइन, तो फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, अब अगर हम यहां पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको जो ध्यान रखनी है वो ये, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? देखिए, अल्कोहल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग होती है। ये बात तो तब आपको अच्छे से क्लियर होगी जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे।
अभी उस फेस को अगर मैं उठाऊंगा तो बातें उतने अच्छे से आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए बेटर है कि अभी तो आप ध्यान रख लीजिए, और जब अल्कोहल आएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, अल्कोहल OH ग्रुप निकाल के भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल के पास OH ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए CH3OH, अल्कोहल ये वाला ग्रुप निकाल के भी रिएक्शन शो कर सकता है, करेक्ट। तो OH ग्रुप दे रहा है अल्कोहल, अगर ये ना निकाले, अगर ये वाला ग्रुप निकाले तो अल्कोहल H+ दे रहा है, तो अल्कोहल OH भी दे सकता है, अल्कोहल H भी दे सकता है, और अल्कोहल की और रिएक्शंस भी हो सकती है। ये हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल की OH निकालने के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। ये ऑर्डर याद रखेंगे, अभी अल्कोहल में मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। ये ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल आपके पास है, राइट, तो उनकी रिएक्टिविटी इन रिएक्शंस के टुवर्ड्स थोड़ी स्लो होगी, सेकेंडरी की थोड़ी तेज होगी, और टर्शरी की और फास्ट होगी। मैं फिर कह रहा हूं, हम जब अल्कोहल पढ़ेंगे तब मैं इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप याद रखेंगे, प्राइमरी स्लो है, सेकेंडरी उससे फास्ट है, और टर्शरी सबसे फास्ट है। किस रिएक्शन के टुवर्ड्स? उन रिएक्शन के टुवर्ड्स जिनमें अल्कोहल से OH वाला पार्ट बाहर जाता है। फाइन, ये ध्यान रखना है आपको। नंबर 2, अब बात करते हैं इनकी रिएक्शन के ऑर्डर की। तो शायद ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो शायद आपको देख के नजर आ रहा होगा कि HF, HCl, HBr और HI में सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा? सबसे तेजी से वही रिएक्ट करेगा जिसका बॉन्ड सबसे तेजी से टूटेगा। और सबसे तेजी से बॉन्ड किसका टूट सकता है? जिसके बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो, जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़े, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो HI में साइज डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए ये बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए तो इन चारों में से HI सबसे तेज रिएक्ट करेगा और HF सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि HF के अंदर जब हम HF से सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। भले ही हमें ये लगता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, कार्बन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन सकता है, लेकिन फ्लोरीन ऑलरेडी जिस स्पीशीज के साथ अटैच्ड है वहां पे भी इसके बॉन्ड स्टेबल हैं। HF में अगर देखा जाए तो H और F के बीच में बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर है, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, और जब ये बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। इसलिए HF की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से इन रिएक्शंस में हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्शन कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो HF को हमने सिस्टम से हटा दिया, तो अब बचते कौन है? अब बचता है HCl, HBr और HI। इन तीनों के साथ हम देखेंगे, और इन तीनों में से अगर मैं कहूं कि सबसे इजीली कौन रिएक्ट कर लेना चाहिए, तो देखकर तो ये समझ में आ जाता है कि सबसे इजीली रिएक्ट कर लेना चाहिए HI, क्योंकि इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद जब I बनेगा, OH को सब्स्टिट्यूट करने जाएगा, तो क्या OH आसानी से कार्बन को छोड़ देगा? और क्योंकि उसको OH को छोड़कर कार्बन को I से जुड़ना है, और I का साइज काफी बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है, तो ये बात तो तय है कि अभी भी ये बात तो समझ में आती है कि I- तो अवेलेबल हो गया है जुड़ने के लिए, लेकिन कार्बन क्या OH को छोड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा? तो नेचुरली सोचा जाए तो कार्बन कभी भी OH को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि OH से जुड़ा हुआ कार्बन स्टेबल होता है, बॉन्ड छोटा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन हम कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट कर देंगे जिसमें मजबूरन कार्बन से OH निकलना ही पड़ेगा, कार्बन से OH को, और वहां पे जाकर I सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो अभी हम रिएक्शंस में देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहां देखें, तो ये ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा, सेकेंडरी से ज्यादा, टर्शरी, और ये इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अगर मैं कहूं कि इन रिएक्शन के टुवर्ड्स मुझे हाईली रिएक्टिव रिएक्शन बताओ जो कि बहुत तेजी से चलेगी, तो शायद आपको नहीं लगता कि आप प्रेफर करेंगे इसको, क्योंकि रिएक्टिविटी में ये सबसे आगे और इधर इसको, तो इन दोनों के बीच में होने वाली रिएक्शन काफी ज्यादा कह सकते हैं फास्ट होगी या काफी स्पीडली होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी में टर्शरी सबसे आगे है और यहां पर रिएक्टिविटी में HI सबसे आगे है। फाइन, चलिए नाउ अब आते हैं प्रिपरेशन पे। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन काफी काम की है। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेट अभी आप देख रहे हैं सामने, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में भी दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सेट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अब तक जितनी बातें बोली उसमें से ही 3-4 क्वेश्चन तो बन चुके हैं। फाइन, देखें अब यहां पे फर्स्ट रिएक्शन अगर आप देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में अल्कोहल लिखा हुआ है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। फाइन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में इस चीज पे फोकस किया जाता है कि कौन सी अल्कोहल ली है। यहां इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सारी रिएक्शंस में आर ही यूज किया हुआ है। फाइन, बोर्ड्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए तो देखें, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो आर है ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है और HX से आप रिएक्शन कर रहे हैं, अब HX में कौन आ सकता है? HX में HF, HCl, HBr और HI। HF को तो हम ले नहीं रहे, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बच गए 3। अब इन 3 के साथ जब आप ये रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल अभी भी मैंने आपसे बताया था रिएक्टिविटी के मामले में काफी स्लो होता है, इसलिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको ZnCl2
कैटलिस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि रिएक्शन होती तो होगी लेकिन बहुत बहुत स्लो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि दुनिया की हर रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। क्वेश्चन ये है कि वो इक्विलिब्रियम सेट कहां पे होता है। तो ये रिएक्शन जो आपको नजर आ रही है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चलना चाहती होगी, बहुत कम, लेकिन अगर इसको आपको चलवाना है तो आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। तो ZnCl2 की रिक्वायरमेंट 100% होगी यदि आपका अल्कोहल प्राइमरी है। हां, अगर आप अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शियरी ले लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है रिएक्शन के टुवर्ड्स, तो आप कैटलिस्ट ना लें या कैटलिस्ट की एब्सेंस चल सकती है, तब हम सिंपली हीटिंग से अपना काम कर सकते हैं। वही चीज नीचे आपको नजर आएगी। अच्छा, हुआ क्या है रिएक्शन में वो भी मैं आपको समझा देता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, इस रिएक्शन के अंदर ROH की HX के साथ रिएक्शन हो रही है, करेक्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर ये कैसे बना उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अब एक आइडिया देखिए, HX है, RX और H2O, यहां देखते हैं, यहां पे देखिए, करेक्ट। HX से एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ये HX है, ये ऑक्सीजन अपना इस पर अटैक करेगा लोन पेयर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बन जाना है, ROH। ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, डोनेट करने वाले पे कौन सा साइन, पॉजिटिव, राइट। इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव था, इसने गेन भी किया है, प्लस था लेकिन गेन किया है तो माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल नजर आ रहा है, और साथ में जो चीज बनती है वो X माइनस, करेक्ट। ये फर्स्ट केस हो गया। अब बात करते हैं सेकंड केस में क्या होगा। अब सेकंड केस में यदि हम बात करें तो यहां देखिए, अब ये जो स्पीशीज है इसमें से आपको अच्छे से पता है कि जो वाटर है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बहुत इजीली लीव कर देता है सिस्टम को। तो यहां से क्या सोच सकते हैं हम, यहां से हम ये सोच सकते हैं कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे शिफ्ट हो जाएं, तो ऑक्सीजन पे वापस नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां से कौन सी चीज बाहर निकल जाएगी, H2O, और यहां पे क्या बन जाएगा, R+, कार्बोकेटायन। फाइन। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टर्शरी काफी तेजी से रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि टर्शरी के केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकेटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे R+ बन जाएगा। अब इस R+ पर जो X- है वो अटैक कर देगा, और जब ये X- इस पे अटैक कर देगा तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब प्रोडक्ट आपका बन जाएगा RX। ओके, तो आपको बात समझ में आई होगी थोड़ी सी। देखिए क्या, ROH की जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो ये अपना लोन पेयर के थ्रू H को अपने पास खींच लेता है, तो ये कंपाउंड बन जाता है अल्काइल ऑक्सोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, राइट, अल्काइल हाइड्रोनियम आयन, ROH OH, और ये प्लस आ गया, करेक्ट। और इससे अब एक कार्बोकेटायन बन जाता है, यहां से वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसकी जैसे बाहर निकल जाता है, R पे प्लस आ जाता है, और जब R पे प्लस आ जाता है तो X उस पर अटैक करके RX बना लेता है। ये एक जनरल मैकेनिज्म कह सकते हैं इन रिएक्शन का। तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटायन होता है, और कार्बोकेटायन क्योंकि अल्कोहल से बनता है और टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इन रिएक्शन में तेज होती है। फाइन, ये एक जनरल आइडिया आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो ये तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट में जो बात मैंने आपको बोली थी वही बात लिखी हुई है कि HF की जो बॉन्ड डिपोजिशन एंथैल्पी होती है वो काफी हाई होती है, इस वजह से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हमने नहीं किया है, उसके अलावा हम तीनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक HCl को ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, HCl को ले लिया आपने, ZnCl2 नहीं लिया है, आपने हीट किया है, तो इसका मतलब यह है कि यहां जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकती है। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि कैटलिस्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो मतलब वो प्राइमरी होगा, लेकिन अगर कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, सिंपल हीटिंग या कुछ और एजेंट्स यूज कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि वहां सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है, खासकर टर्शियरी ही होगी। फाइन, चलिए फिर भी अगर देखा जाए तो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट पहचानने का तरीका तो वो का वही है, वही H2O आपका बाहर निकल जाएगा और RCl आ जाएगा। मैकेनिज्म जो मैंने बताया था वही काम कर रहा है। HCl का सोर्स क्या हो सकता है, मतलब या HCl किस फॉर्म में हो सकता है, तो आप गैस भी ले सकते हैं और आप इसका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन भी ले सकते हैं। P ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कहलाता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दोनों से रिएक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं HBr की, तो HBr में भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है। ओके, कैसे ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, ये वही H2O कैसे बाहर जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ये RBr और ये H2O। फाइन, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां देखिए। अब फोकस करेंगे इन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ओके, चलिए अब आपको सामने दो रिएक्शंस नजर आ रही होंगी। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर अल्कोहल की
रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन कहीं आपको HF, वो तो वैसे भी काम में नहीं ले रहे, HCl, HBr, HI नजर नहीं आ रहा, कुछ और केमिकल्स नजर आ रहे हैं। अब कुछ और केमिकल्स नजर आ रहे हैं तो पॉइंट ये उठता है कि अगर कोई और केमिकल है तो उन और केमिकल से कैसे रिएक्शन करी जा सकती है। ओके, तो अब कुछ और केमिकल से कैसे रिएक्शन करी जा सकती है उस पर बात करते हैं। देखें, अब यहां पे जो रिएक्शन की जा रही है उसके अंदर कहीं पे भी HF, HCl, HBr, HI तो नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन के दौरान बनेंगे और हम उनको काम में लेंगे। अब वो रिएक्शन के दौरान कैसे बनेंगे और उनको कैसे काम में लेंगे वो देखिए। यहां देखें, सबसे पहले ROH, NaBr और H2SO4, ये रिएक्शन हम पी ब्लॉक में भी देख चुके हैं। पी ब्लॉक में अगर आपको याद हो तो इस रिएक्शन के अंदर NaBr और H2SO4 से जब रिएक्शन होती है, ये हमने पढ़ा था किंग ऑफ एसिड्स, H2SO4 जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये रिएक्शन देखी थी, और उस रिएक्शन में हम H2SO4 की एक हेडिंग थी जहां पे ये लिखा हुआ था कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वॉलेटाइल एसिड्स। करेक्ट, तो H2SO4 जब NaBr से रिएक्शन करेगा तो बीइंग स्ट्रॉन्गर, ये इसके अंदर जो बेस है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और जो वीकर एसिड है वो बाहर आ जाएगा। तो शायद ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी, करेक्ट, वो रिएक्शन में ये जो सॉल्ट है ये है NaOH और HBr का, करेक्ट, और ये है H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो वीकर एसिड है ये यहां से सिस्टम से बाहर, तो अगर इन दोनों की रिएक्शन हो तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा NaHSO4, करेक्ट, और HBr जो बना वो वैसी रिएक्शन करेगा जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं। तो HBr डायरेक्टली ना लेकर आपने इनडायरेक्टली रिएक्शन के अंदर बना लिया, और जो HBr बना है वो इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो उसकी ट्रिक तो आपको पता ही है, ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो आइडिया मैंने आपको दिया था और Br आकर जुड़ जाएगा। तो मैं पूछूं कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नजर आएगा NaHSO4 जो कि इन दोनों के रिएक्शन से बन जाएगा। HBr बना तो सही लेकिन वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे देगा, तो RBr और वाटर, अगर आप चाहें तो रिएक्शन का प्रोडक्ट देख सकते हैं, RBr, NaHSO4 और H2O। इस रिएक्शन में आप गौर कीजिए कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यहाँ पे H3PO4 नहीं होता, यहाँ पे H2SO4 होता तो क्या बनता। तो हम ये सोचते कि H2SO4 होता, Ki होता, तो Ki जो है वो बना हुआ है KOH से और HI से, तो KOH और H2SO4 की तो रिएक्शन हो जाती, और इसका जो प्रोडक्ट आता वो एक तो होता KHSO4, भाई KOH यहां से OH निकल जाता, यहां से H निकल जाता, तो H2O बाहर हो जाता और KHSO4 बन जाता और HI बन जाता, और HI वैसे ही रिएक्शन करता जैसे कि HBr रिएक्शन कर रहा है या HCl रिएक्शन कर रहा है और RI बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए H2SO4 नहीं है, यहाँ पे हमने H3PO4 लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन NCERT के अंदर इन टेक्स्ट में दिया हुआ है कि जब भी हमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बनाने होते हैं तो हम अल्कोहल के साथ Ki की रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन साथ में हम एसिड के तौर पर H2SO4 ना यूज करके हम H3PO4 क्यों यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्वेश्चन ये कि आप एसिड यूज ही क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ही HI से रिएक्शन कर लीजिए, डायरेक्टली ही HBr से रिएक्शन कर लीजिए, तो ये सब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि HBr HI के बॉन्ड तो इजीली टूट जाते हैं, लेकिन ये R के साथ इजीली जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि उधर कार्बन से जाके जुड़ना है और इनका साइज काफी बड़ा है, तो डायरेक्टली तो ये रिएक्शन हो नहीं सकती। इसीलिए हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती कि मजबूरन कार्बन के साथ इसको जाकर जुड़ना पड़े। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट हो जिसमें कार्बन से जुड़ा OH किसी और चीज से जुड़कर ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाए, इसलिए वो कार्बन को छोड़ दे और मजबूरी में कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए इन हैलोजेंस को इनवाइट करे जुड़ने के लिए, और तब जाकर ये कंपाउंड बने। आप मेरी बात समझ गए ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, स्टेबल बॉन्ड है, लेकिन OH को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जिसमें ये कार्बन से और ज्यादा स्टेबल हो, तो OH कार्बन को छोड़ देगा, और ऐसी कंडीशंस में कार्बन से फिर Br या I जो बड़े साइज के एटम हैं वो आकर जुड़ेंगे, मतलब कि मजबूरी में काम तो चलाना पड़ेगा, तो हम वो मजबूरी क्रिएट कर देते हैं जिस मजबूरी में कार्बन को इनसे जुड़ना पड़ता है। और वो मजबूरी क्रिएट कैसे की जाती है वो यहां पे आपको समझ में आएगी। वैसे तो बेसिक आइडिया तो इसका मैकेनिज्म के अंदर होता है, मैकेनिज्म काफी डिटेल्ड है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। ओके, चलिए तो यहां देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आपने ये रिएक्शन करी ऊपर वाली NaBr और H2SO4 के साथ, मान लीजिए आपने H2SO4 नहीं लिया होता, अल्कोहल में NaBr और अल्कोहल में Ki डाला होता, ये आपने एसिड्स नहीं लिए होते, तो क्या होता, तो रिएक्शन
का कुछ भी नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इन रिएक्शन में एसिड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे इन दोनों के मिक्सचर में आप एसिड डालते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यानी एसिड कुछ तो काम कर रहा है गाइज, एसिड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एसिड का इंपैक्ट जितना इसके ऊपर आ रहा है उतना ही एसिड का इंपैक्ट अल्कोहल के ऊपर भी आ रहा है, और दोनों पर बराबर इंपैक्ट डालने की वजह से ही प्रोडक्ट्स हमें मिल पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, बोर्ड्स में नहीं है, जिन्हें नहीं समझना हो वो स्किप भी कर देना, थोड़ा सा हार्ड तो लगता ही है, लेकिन जितना मैं पहले बता रहा हूं बोर्ड्स के हिसाब से पहले उसको समझ लीजिए और फिर एक्स्ट्रा बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल की NaBr और H2SO4 से रिएक्शन करी। मैंने आपसे ऐसे ही कहा कि NaOH और H2SO4 की रिएक्शन बन के NaHSO4 बन गया, साथ में HBr बना और HBr ने वैसी रिएक्शन करी जैसे कि सब रिएक्शन करते हैं। बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, यहां पे Ki के साथ हमने H2SO4 ले लेते तो भी बिल्कुल वैसा हो सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो आपने बस क्वेश्चन ये कि H3PO4 क्यों लिया, H2SO4 क्यों नहीं लिया, ये पहले इस बोर्ड्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने H2SO4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। H3PO4 इसके आगे कुछ नहीं, H3PO4 के सामने H2SO4 कई टाइम्स स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जैसे ही यहां पे इन दोनों की रिएक्शन से, मान लीजिए हमने यहां पे ये दोनों लिए होते, H2SO4 और Ki लिया होता, तो यहां पे इन दोनों के रिएक्शन से एक तो बनता KHSO4 और साथ में बनता HI। अब क्योंकि H2SO4 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये इस HI को ऑक्सीडाइज कर देता किसमें, I2 में। यानी कि ये रिएक्शन मैं यहां लिखता हूं, यहां देखिए, ये जो H2SO4 होता, इसके सामने अगर HI आता तो ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता I2 में और खुद रिड्यूस हो जाता SO2 में। कुछ रिएक्शन आपको ध्यान आएगी P ब्लॉक से, राइट। तो अब आपके पास सिस्टम में HI नहीं होता, आपके पास I2 होता, और I2 तो बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, तो I की अवेलेबिलिटी होती नहीं, और I की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आयोडाइड्स नहीं बन पाते। दैट्स वाई हम H2SO4 प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये HI को बहुत आसानी से I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, तो फिर आप किसको लेना पसंद करते हैं? तो हम लेना पसंद करते हैं H3PO4 को। नाउ द क्वेश्चन अराइज, H3PO4 को क्यों लेना पसंद करते हैं? क्योंकि H3PO4 के केस में H3PO4 के पास उतनी पावर नहीं होती जिससे कि ये HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर दे, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी वीक है। दैट्स वाई अगर हम यहां पे देखें तो अगर H2SO4 की जगह हमने H3PO4 लिया होता और HI को सामने रखा होता, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इस वाली रिएक्शन के होने के लिए इस वाली स्पीशीज का काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होना जरूरी है, जो कि H2SO4 के पास है। दैट्स वाई हमने यहां पे इसको प्रेफर नहीं किया H2SO4 को। तो क्वेश्चन अराइज, इस रिएक्शन के अंदर आपने H2SO4 को प्रेफर क्यों नहीं किया? हमने H2SO4 को इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत इजीली बने हुए HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर सकता था, और हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता। दैट्स वाई हमने वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पसंद किया। एसिड ही क्यों ले रहे हैं वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एसिड अगर आप नहीं लेते तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती। एसिड ही इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, आपका क्रॉस क्वेश्चन आ गया होगा कि फिर ऊपर H2SO4 क्या कर रहा है? ऊपर H2SO4 ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर रहा? अगर यहां पे HI की जगह HBr होता तो क्या ये Br2 और SO2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता था? ये रिएक्शन तो हमने P ब्लॉक में देखी है, वहां पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट भी आपको बताई थी कि H2SO4 जब HBr के सामने आता है तो HBr को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 में और SO2 में खुद रिड्यूस हो जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर ये रिएक्शन यहां क्यों नहीं हो रही? यहां H2SO4 आप क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे केवल ये दोनों ही थे, जबकि यहां पे साथ में अल्कोहल भी है, और अल्कोहल के सामने ये वाली रिएक्शन काइनेटिकली स्लो होती है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूं। ये रिएक्शन में अगर ये दोनों ही आमने सामने होते तो ये रिएक्शन यही होती, लेकिन क्योंकि सामने अल्कोहल है तो Br की अल्कोहल के साथ रिएक्शन काइनेटिकली फास्ट है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। दैट्स वाई यहां पे ये नहीं हो पाता, जबकि यहां पे ये इसलिए हो जाता है क्योंकि I माइनस रिलेटिवली Br माइनस के मुकाबले इजीली रिड्यूस किया जा सकता है। I माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़कर I2 में कन्वर्ट हो सकता है। ब्रोमीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता जितना आसानी से आयोडीन छोड़ सकता है। इसलिए नीचे तो H2SO4 के साथ I2 बन जाता है, लेकिन ऊपर H2SO4 के साथ अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो फिर Br2 नहीं बनता। हाँ, अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वही बनाएंगे जो हमने P ब्लॉक में देखा था। आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट थी और मैंने समझाई थी आपको। लेकिन यहां पे अल्कोहल के सामने ये रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है, इसीलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसके अंदर RBr हमको मिल जाता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट बात थी। तो कुल मिलाकर नट शेल में अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल की आप HX के साथ रिएक्शन कीजिए, वाटर बाहर निकल जाता है और X आकर जुड़ जाता है। ये ब्रॉड वे पे बात हो गई।
फाइन। लेकिन रिएक्टिविटी के मामले में टर्शियरी अल्कोहल सबसे आगे है, HI सबसे आगे है। रिएक्शंस नॉर्मली स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसलिए इनको चलाने के लिए हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भगाने के लिए हमें कैटलिस्ट यूज करना होता है, या बॉइलिंग करनी होती है, या फिर कुछ कंपाउंड जो कि अनस्टेबल है तो उन्हें हम रिएक्शन के दौरान ही बनाकर रिएक्शन करवा देते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ यहां आपके सामने अवेलेबल हैं। H2SO4 और H3PO4 एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हम करवाते हैं। एक क्रॉस क्वेश्चन सिर्फ यह आता है कि अल्कोहल बनाने के लिए या अल्कोहल से एल्किल आयोडाइड्स बनाने के लिए आप H2SO4 यूज ना करके H3PO4 क्यों यूज करते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस HI formed during the reaction to I2. That's why very weak oxidizing or non-oxidizing H3PO3 is taken instead of H2SO4. That's all. और आप चाहो तो ये रिएक्शन शो कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। सिर्फ ये स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप स्टेटमेंट में जवाब दे सकते हैं। रिएक्शन आप बताना चाहें तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, वो रिएक्शन आप बता सकते हैं। ओके, वैसे इतना लंबा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप सीधा डायरेक्ट भी लिखेंगे तो बात हो सकती है पूरी। ओके गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट केस था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नाउ अब अगर हम बात करें तो ये जो बातें मैंने आपको बोली, ये बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई है, करेक्ट। यहाँ पे अब जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई, अब आप ये सोचिए कि भाई इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाना मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ से H निकलेगा, राइट, और इससे जो OH आने वाला है वो H2O बन जाएगा, KH2PO4 बन जाएगा एक तो, राइट, और जो यहाँ से H आया वो ये I आया, वो HI बन जाएगा, HI इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा। जो बात हम देख रहे हैं नॉर्मली ट्रिक के थ्रू, वो तो वैसे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाउ ये बात जो मैंने आपको समझाई है वो यहाँ पे मैंने लिख भी दी है। अब यहाँ देखिए H2SO4 being stronger oxidizing agent cannot be used in above reaction, correct? above reaction मतलब फोर्थ वाली रिएक्शन में, as it oxidizes HI to I2 while H3PO3 cannot oxidize HI. Order of reactivity मैं आपको बता चुका हूं, फाइन। ये चीज मैंने आपको बता दी है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये भी हम लास्ट में आकर देखेंगे। उससे पहले अब हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, वो देखिए। हमारी जो हेडिंग थी वो थी रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स विद HX, PCl5, PCl3 एंड SOCl2। ये हमारी मेन हेडिंग थी, लेकिन इसके अंदर हमने सबसे पहले HX का जो केस था वो डिस्कस कर लिया। HX मतलब HF, HCl, HBr, HI। नाउ अब हम बची हुई 3 रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है। SOCl2 वाली रिएक्शन तो बहुत बहुत फेमस है। बात वही है, बात अल्कोहल से ही रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इनको भी यहीं पढ़ते हैं। अब आप यहां देखिए, यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन है, सामने हेडिंग में है, PCl3 से रिएक्शन है, SOCl2 से रिएक्शन है। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आपके आएंगे, उन्हें हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा या फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आगे आने पर उन चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप रिएक्शंस देख लीजिए। देखिए अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन हो रही है। अब कहते हैं बताइए जरा प्रोडक्ट पहचानिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अल्कोहल की जब भी PCl5 से, बहुत कॉमन रिएक्शन है, PCl5 से जब रिएक्शन होती है तो ट्रिक क्या ध्यान रखनी है आपको? ट्रिक ये ध्यान रखनी है, करेक्ट। तो PCl3, एक Cl इधर और एक Cl इधर, हो गया PCl5। अब आप प्रोडक्ट सोच लीजिए, तो प्रोडक्ट में एक तो RCl आ जाएगा, एक POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और एक HCl। आप चाहें तो प्रोडक्ट देख सकते हैं, सामने आपको नजर आ जाएगा। मैं फिर बोलता हूं, RCl, POCl3 एंड HCl, चेक कर लें, करेक्ट। RCl, POCl3 और HCl, फाइन। तो ये प्रोडक्ट आपको नजर आ गया होगा, ट्रिक भी आपको नजर आ गई होगी कि ट्रिक मैंने कैसे बनाया है। तो मेरी जो ट्रिक थी वो ट्रिक थी सिर्फ ये, यहां से आपको तोड़ना है, PCl3 बीच में लिखना है, एक Cl इधर और एक Cl इधर, PCl5 हो गया और प्रोडक्ट आपके सामने। PCl5 से जब भी कोई भी अल्कोहल हो आप यही रिएक्शन करेंगे। हाँ, आपसे पूछे कि रिएक्टिविटी किस अल्कोहल में फास्टर आएगी, तो आप एक ही बात बोलेंगे, टर्शियरी के केस में रिएक्शन सबसे तेज होगी, क्योंकि यहां होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब में टर्शियरी अल्कोहल ही सबसे तेज रिएक्शन करेगा। उसके बाद अगर PCl3 हो तो क्या किया जाए? PCl3 में रिएक्शन करने का एक अलग तरीका है, वो ट्रिक मैं बता देता हूं। जब भी PCl3 आए तो आप यहां पे ROH के आगे क्या लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी PCl3 आए तो ये ध्यान रखिए कि इसके आगे आपको 3 लगा देना है। PCl5 आए तो ऐसे रिएक्शन करना है, और अगर PCl3 आए तो आपको क्या करना है? आपको इसके आगे 3 लगा देना है। अब क्या सोचेंगे? अब देखिए 3 R तो है ही है और यहां 3 Cl भी है, तो बात तो तय है कि इसका प्रोडक्ट 3 RCl तो हो गया, 3R 3Cl, तो 3Cl काम में आ गया क्योंकि आगे 3 लग रहा है, 3R काम में आ गया। अब बचा क्या? अब आप देखिए जरा क्या बचा? 3 तो H बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए और एक P बच गया। तो 3H, 3 ऑक्सीजन और एक P, तो क्या बन गया? H3PO3। शायद आप इससे अच्छे से वाकिफ हैं। H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसमें से ये बीच वाला है एंड दैट इज
ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इससे बाद वाला होता तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इससे पहले वाला होता तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, तो यहां ध्यान दीजिए H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये बन गया। तो ध्यान रखिए PCl5 जब भी हो ऐसे रिएक्शन करना है, PCl3 जब भी हो आपको इस तरीके से रिएक्शन करनी है, प्रोडक्ट आपको नजर आ जाएगा सामने। ये देखिए ये चीज यहां पे लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगर PbR3 से रिएक्शन करनी हो, PbR3 है, PCl3 जैसे रिएक्शन करेगा, आगे 3 लगा दीजिए और प्रोडक्ट वो के वही आएंगे जो वहां ऊपर लिखे हुए। करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। देखिए रिएक्शन बड़ी स्मूथ नजर आ रही है कि भाई 5 हो तो ऐसा करना है, 3 हो तो ऐसा करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर अगर मान लीजिए आपने क्लोराइड्स बना लिए, ब्रोमाइड्स बना लिए, जनरली आपको क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स ही नजर आएंगे। फ्लोराइड्स की रिएक्शन आपको मैंने पहले कहा है कि स्टार्टिंग में डिपेंड करता है कि आप किसको लेकर आ रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, राइट। HF का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल था तो वो वाली रिएक्शन तो वहां नहीं हो रही थी। यहां पे मान लीजिए आप PF3 लेके आ जाते हैं, तो यहां पे जब फ्लोरीन जुड़ेगा तो जनरली फ्लोरीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो काफी वायलेंट होती हैं, करेक्ट, काफी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगर आपको ध्यान हो तो ये बात भी हम P ब्लॉक में देख चुके हैं कि फ्लोरीन की मैक्सिमम रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्गर बनता है और इस वजह से जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो बन भी जाता होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाता होगा, राइट। दैट्स व्हाई हम फ्लोरीन को जनरल प्रिपरेशंस में, फ्लोराइड्स की जनरल प्रिपरेशंस नहीं पढ़ते कि मैं अल्काइल फ्लोराइड्स की आपको एक जनरल कोई प्रिपरेशन बता दूं, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस इन्वॉल्व करनी पड़ती है, तब जाकर फ्लोराइड्स इजीली बनते हैं। तो फ्लोराइड्स तो बाहर है सिस्टम से, क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आपको नजर आ गए। अब अगर हम बात करें आयोडाइड्स की, तो दिमाग ये कहता है कि जैसे PbR3 है वैसे अब आप एक काम कीजिए, ले लीजिए PbR3 की जगह आप क्या ले लीजिए, Pi3 ले लीजिए। और जब आप Pi3 ले लेंगे तो वैसा ही हो जाना चाहिए था जैसा कि अब तक होता है, लेकिन Pi3 के साथ ऐसी कोई रिएक्शन होती नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज क्यों? क्योंकि Pi3 हाईली अनस्टेबल है। अब हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि फास्फोरस का साइज छोटा और आयोडीन का साइज सभी हैलोजन में सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा साइज अगर इसका होगा तो एक छोटे एटम के चारों तरफ जब बड़े बड़े एटम्स अरेंज होंगे तो स्टेरिकल हिंड्रेंस तो आने ही है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने ही है। इस वजह से Pi3 अनस्टेबल कंपाउंड है, बनता है लेकिन अनस्टेबल है। सिमिलरली अगर मैं कहूं Pi5 तो ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, अभी अभी आपने देखा, लेकिन Pi5 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती? शायद रीजन आपके पास आ गया होगा, क्योंकि फास्फोरस का साइज छोटा, 3 के केस में अनस्टेबल हो गया था, तो 5 को अपने चारों तरफ अकोमोडेट करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए Pi5 जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। हाँ, Pi3 होता है लेकिन Pi3 अनस्टेबल होता है। अब जो चीज अनस्टेबल होती है हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो बनती तो है लेकिन अनस्टेबल है, तो हम ऐसी चीजों से जब रिएक्शन करना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट करते हैं जिसमें रिएक्शन के दौरान ये स्पीशीज बनती है और रिएक्शन के दौरान ये स्पीशीज रिएक्ट कर लेती है और प्रोडक्ट दे देती है। ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं इन सीटू, INSITU, इन सीटू प्रिपरेशंस। यानी इन सीटू प्रिपरेशंस में क्या होता है, ऐसी अनस्टेबल स्पीशीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बना ली जाती है और उसी दौरान वो स्पीशीज रिएक्शन करके खत्म भी हो जाती है। तो ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन के दौरान बने और खत्म हो जाए, एक तरीके से तो हमें लगता है वो तो इंटरमीडिएट हुआ, करेक्ट। और इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम इन सीटू रिएक्शंस कह सकते हैं और इस टाइप की प्रिपरेशन को इन सीटू प्रिपरेशन कह सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा, जैसे कि हम यहां पे बात करें, ये रिएक्शन देखिए, ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है ROH, अब क्या लिखा हुआ है, रेड फास्फोरस X2 की जगह हमने Br2I2 ले रखा है। वैसे तो I2 के लिए ही है मेन, लेकिन Br2 में भी काम कर जाती है, क्योंकि Br भी उतना स्टेबल तो नहीं है जितना कि PCl3 या PCl5 स्टेबल है, तो हम ये Br2 के लिए भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, I2 के लिए तो इन्वॉल्व करनी है। अब क्या होता है देखिए, रेड फास्फोरस लिया, X2 लिया, X2 Br2 और I2 हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि रेड फास्फोरस लेने से होगा क्या? देखिए फास्फोरस आप जानते ही हैं काफी रिएक्टिव होता है, व्हाइट तो आपको पता ही है खतरनाक है, एक तरह से वॉर का केमिकल है, तो हम रेड को लेते हैं, रिएक्टिविटी से थोड़ी कम होती है लेकिन हमारा काम लैब में तो हो जाएगा। तो हमने लिया फास्फोरस, ये लीजिए फास्फोरस लिया, साथ में X2 जो है वो Br2 या I2 हो सकता है, हम I2 लिख लेते हैं, दोनों की रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, Pi3। अब आप रिएक्शन को बैलेंसिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब P4 ही लेते हैं आप, राइट, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, 12 हो जाएगा, तो ये 6I2 हो जाएगा, तो Pi3। लेकिन ये जो रिएक्शन है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होगी तो सही, लेकिन क्योंकि जो Pi3 बनेगा वो अनस्टेबल होगा और वो बनते ही वापस अंदर ही अंदर टूट जाएगा, और जब वो अंदर टूट जाएगा तो वैसे रिएक्ट करेगा जैसे कि PbR3 या PCl3 रिएक्ट करते थे। तो अब Pi3 बन गया। अब रिएक्शन कैसी होगी? बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि बाकी सब रिएक्शन हो रही थी, लेकिन बाकी सब रिएक्शन में आप डायरेक्ट ले रहे थे, PCl3 डायरेक्ट ले लिया, PbR3 डायरेक्ट ले लिया, लेकिन Pi3 आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो आपने इन सीटू प्रिपरेशन करी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बनाया और उसी दौरान वो रिएक्ट करके खत्म भी हो गया। इसीलिए अगर आप जब इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे, राइट, तो आपको जो इसके प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो वही प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जो PbR3 या PCl3 के साथ आए थे। आप देख सकते हैं
RX वो का वही है, X की जगह Br या I हो सकता है और वही H3PO3 आ गया। ओके गाइस, तो सेम चीज है, लेकिन ध्यान रखिए खासकर आयोडाइड्स के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि PI3 अनस्टेबल होता है तो हम उन्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बनाते हैं और उसी दौरान वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स हमें दे देते हैं। फाइन, तो ये बात हमने यहां पे लिखी हुई भी है, आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहां देख लीजिए, ये मैंने कुछ नोट लिखे हुए हैं, ऊपर वाला नोट देख लीजिए। फ्लोरीन एटम्स इन PF3 एंड PF5 आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, यानी अगर आप PF3 और PF5 को लेंगे तो पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब आप समझ गए होंगे, इजीली फास्फोरस को छोड़कर दूसरी चीज पे सब्स्टिट्यूट होना नहीं चाहेंगे, इन्हीं के साथ स्टेबल है। जबकि अगर हम बात करें PI3 की या PI5 की, तो बेमेल से जोड़ी है, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी जाके अटैक करेगा, जल्दी जाके अटैक करेगा तो रिएक्शन हो जाएंगी। करेक्ट, तो PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। PI3 की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि I एक बेटर लिविंग ग्रुप है। बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है? बेटर लिव इसलिए करना चाहता है क्योंकि जब I की फास्फोरस के साथ नहीं बनेगी, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो उससे अलग ही होना चाहेगा। और क्यों अलग होना चाहेगा? साइज डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इजीली इसको छोड़ देगा, इसलिए हम कहते हैं ये गुड लिविंग ग्रुप है और इजीली छोड़कर दूसरी चीजों पे अटैक कर सकता है। तो PI3 इज अनस्टेबल कंपाउंड, जल्दी से टूट जाएगा, और PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे वो बात मैंने लिख दी, PBr3 एंड PI3 आर जनरेटेड इन C2। इन C2 का मतलब होता है प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर, करेक्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। वो रिएक्शन ऊपर बता दी गई है। अब बात करते हैं इस केस की, ये सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसके अंदर जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन जो हो रही है वो कराई जा रही है SOCl2 से। सामने आपके लिखा हुआ है SOCl2, थार्निल क्लोराइड, राइट। अब इसकी जब रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट आपको सामने नजर आ गए होंगे। प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो मैं आपको शो करता हूं। SOCl2 जब भी हो तो बीच में तो लिखिए SO, यहां पे लगाइए Cl, यहां पे भी लगाइए Cl, लग गए। अब आप प्रोडक्ट को मैच कीजिए, बिल्कुल प्रोडक्ट वही आएंगे जो यहां पे शो किए जा रहे हैं। यहां से क्या आ जाएगा? HCl आ जाएगा, देखिए HCl नजर आ रहा है। यहां से कौन सी गैस? SO2, देखिए SO2 नजर आ रही है, और यहां से RCl, देखिए RCl नजर आ रहा है। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इतनी सारी प्रिपरेशन आपने पढ़ी, अगर आपको क्लोराइड्स बनाने हो तो सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी? तो सबसे बेस्ट रिएक्शन यही वाली है जिससे हम एल्काइल क्लोराइड्स बना सकते हैं। रीजन, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें से जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो RCl है और बाकी 2 आपके लिए बाई प्रोडक्ट्स हैं। और खास बात यह है कि दोनों बाई प्रोडक्ट जो है वो गैशियस स्टेट में बनते हैं, और जब कोई प्रोडक्ट गैशियस स्टेट में बनेगा तो उससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा, बनेंगे और अपने आप रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो जाएंगे। कंटेनर को अगर आप खुला रखेंगे तो खुद ही बनते जाएंगे, खुद ही उड़ते जाएंगे, तो आपको सेपरेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टेक्निक्स नहीं लगानी। काफी इंपॉर्टेंट बात। तो ये दोनों एस्केपेबल गैसेज हैं, अपने आप बाहर चली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रोडक्ट कम होता चला जाता है तो ली शैटेले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसकी कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती है। तो ली शैटेले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। ली शैटेले प्रिंसिपल हम अच्छे से जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, राइट। तो प्रोडक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड चलती जाएगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा बनता जाएगा और ये बनते ही निकलते जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंटेनर के अंदर रुक नहीं रहे, जिससे कि सेपरेट करने में आपको एक्स्ट्रा टेक्निक्स यूज करनी पड़े। दैट्स वाई सभी रिएक्शंस में से अगर क्लोराइड्स बनाने हो तो ये रिएक्शन मोस्ट प्रिफर्ड है, राइट। अब देखें नोट, तो नोट में मैंने लिख दी है बात, दिस रिएक्शन इज प्रिफर्ड बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। देखिए, और वो जब बाहर निकल जाएंगी तो इजीली जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगी, तो यील्ड भी आपको अच्छी मिलेगी। ओके, चले, तो यहां पे आज हमने जो देखा वो हमने रिएक्शंस देखी, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ HX, ये रहा HX, करेक्ट। HX के अंदर HF को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई थी, पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन नहीं छोड़ेगा H को आसानी से। बाकी सबके साथ क्या हमने रिएक्शन करी? HCl के साथ गर्म करके भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट यूज करके भी कर सकते हैं, Br के साथ भी कर सकते हैं, I के साथ भी कर सकते हैं। अल्कोहल प्राइमरी होगी तो रिएक्शन स्लो होगी, सेकेंडरी टर्शियरी होगी तो फास्ट होगी। फाइन, कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैंने सारी कंडीशन आपके साथ डिस्कस करी। आयोडीन का एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया। उसके बाद PCl5 से रिएक्शन ट्रिक है, उसे सीधा बनाना है। PCl3 से रिएक्शन ट्रिक है, आगे 3 लिखना है, प्रोडक्ट आ जाएगा। और SOCl2 से जो रिएक्शन होती है वो तो बहुत फेमस है, राइट। जब भी आप इस चैप्टर में कन्वर्जन्स करेंगे
मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो इन कन्वर्जन में जब हमें कोई क्लोराइड्स बनाना होगा तो हम इसी रिएक्शन को सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, SOCl2, क्योंकि इसके अंदर 2 बाई प्रोडक्ट्स एस्केपेबल गैसेज है, इजीली बाहर निकल जाते हैं और हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। तो आज जो हमने देखा वो यही सारा देखा। अब इसके अंदर PCl5, PCl3, SOCl2 में से PI5 होता ही नहीं है, PBr5 हाईली अनस्टेबल होगा, तो PCl5 यही बन सकता है, तो इसलिए ये ले लेते हैं। और ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स की ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की रिएक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट यूज ना कर इन सिटू प्रिपरेशन करते हैं इनकी, रेड फास्फोरस और X2 को यूज करके। वो केसेस हमने देख लिए। और फ्लोरीन के साथ की रिएक्शन तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, PF3 और PF5 में फ्लोरीन का P के साथ इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्गर है और इंटरेक्शन आपस में काफी स्ट्रॉन्गर होगा तो F एक पुअर लिविंग ग्रुप बनेगा, और जब पुअर लिविंग ग्रुप बनेगा तो इजीली हटेगा नहीं और दूसरी चीजों से जाके जुड़ेगा नहीं। दैट्स व्हाई PF3 PF5 की रिएक्शंस आपको यहां देखने को नहीं मिलती। PCl3 से साइज डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं और रिएक्शन की रिएक्टिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट सकता है आसानी से। फिर PBr3 आ जाता है, फिर और आगे बढ़ता है तो बनते ही नहीं है, अनस्टेबल होते हैं, तो फिर उनके लिए हम इन सिटू प्रिपरेशन यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। लास्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि आपने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली, ये पढ़ ली, हमने एल्कीन्स के साथ भी पढ़ी, एल्केन्स के साथ भी पढ़ी, राइट। अब अगर हम बात करें कि इन सभी रिएक्शंस में से आपने सारे एलिफेटिक बनाए, कहीं पे भी एरोमेटिक नहीं बनाया। एरोमेटिक मतलब बेंजीन के ऊपर X जुड़ाओ, कुछ इस टाइप से। यहां देखिए, मैं यहां शो करता हूं, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया अभी तक। आपने नोटिस की होगी ये बात, हम जितना भी बना रहे हैं एल्किल ग्रुप के ऊपर ही हैलोजन जोड़ रहे हैं, हमने इस रिंग के ऊपर कभी हैलोजन नहीं जोड़ा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कहीं पे भी अगर हम ये एग्जांपल लें, या हम इसी केस में अगर ये एग्जांपल लें, तो अगर इस चैप्टर की ही रिएक्शन अगर मुझे करनी होती है, इस टॉपिक की रिएक्शन ही मुझे करनी होती, मान लीजिए हम अल्कोहल से कर रहे हैं, तो मैंने ये अल्कोहल लिख दिया, शायद जवाब आपको मेरे इसको लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अब जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन या एसिड के साथ रिएक्शन करें, आप चाहें कैटलिस्ट यूज कर लीजिए, चाहे आप हीट कर लीजिए, ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीजन शायद आपको देख के नजर आ गया होगा। रिएक्शन के ना होने का कारण है ये बॉन्ड। क्वेश्चन इज, इस बॉन्ड में ऐसा क्या है? गाइस देखिए, जब रिएक्शन तब होती है जब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाए। जब ये टूटता है तभी H2O बाहर निकलता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और Cl आके जुड़ जाता है। लेकिन ये बॉन्ड टूटना जरूरी है। अब ये बॉन्ड नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि ये बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर आप देखें तो यहां रेजोनेंस है, और इस रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर जब यहां इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये डायग्राम्स में मैं बनाऊंगा जब हम फिनॉल पढ़ेंगे, ये फिनॉल ही है, करेक्ट। तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और इसी लोन पेयर और यहां पे जो पाई बॉन्ड आ गया, इसी रेजोनेंस की वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, और क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा तो इजीली ये रिएक्शन हो नहीं सकती। विग्रस कंडीशन में आप करेंगे कि बॉन्ड हम कैसे भी करके तोड़ दें, तो फिर अदर साइड प्रोडक्ट्स भी बनने लग जाते हैं, साइड रिएक्शंस होने लग जाती है। तो हम नॉर्मली ये रिएक्शन इन कंडीशंस में प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, दैट्स व्हाई। तो क्वेश्चन इज, अब तक जो आपने पढ़ा क्या उनमें ऐसा कुछ नहीं था? उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? ये देखिए, मान लीजिए CH3OH आपने लिया था, नो डाउट ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर्स है, लेकिन रेजोनेंस करने के लिए यहां तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको मिल रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे थे, यहां तो कहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अगर आप बात करें CH3 की, तो ये CH3 है। अब यहां तो किसी टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, यहां तो सिर्फ लोन पेयर तो है रेजोनेंस के लिए, लेकिन यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो यहां वो रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए ये बॉन्ड इजीली टूट जाता था। लेकिन ये बॉन्ड इजीली नहीं टूट सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दैट अराइजेस ड्यू टू रेजोनेंस। प्लस आर इफेक्ट है ये, हम आगे और डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई अब तक आपने जितनी रिएक्शंस देखी उन सभी में से ये वाला बॉन्ड ही टूटना चाहिए था। चाहे कोई सा भी कार्बन आपने ले रखा है, आगे OH है या आगे कोई भी ग्रुप है, ये वाला ही बॉन्ड टूटना है। और ये वाला बॉन्ड जब आप तोड़ेंगे तो अगर रेजोनेंस हो रहा है और वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं तो फिर प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई तो पूछा जाए कि क्या इन रिएक्शन से जो अभी आपने पढ़ी, इनसे हम जो रिएक्शंस हमने पढ़ी, क्या हम इनसे एरोमेटिक हैलाइड्स बना सकते हैं? तो आंसर इज नो। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड O। दैट इज योर ओनली आंसर। ओके गाइस, तो आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नोट्स के लिए मैं स्क्रॉल करता हूं, आप देखिएगा।
यहां से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, चलिए आप देखें। सो गाइज, आपको आज की बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन अगर ढंग से स्ट्रेटेजी बनाकर अगर आप पढ़ें और थोड़ा सा आइडिया रखें तो ये हो सकता है। मैंने आपसे फिर कहा है कि हम केवल बोर्ड्स को टारगेट नहीं करते। अगर कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर हम जितनी डेप्थ ले सकते हैं हम लेते हैं, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ईजी आते हैं। मैं आपको बोर्ड्स की शीट दे चुका हूं, आप उसे देखेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हमें उनके बारे में आगे और पीछे का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाए या रीजन एसेशन में दिया जाए तो हम उसका भी जवाब दे पाएं। इसीलिए ये जो लेक्चर था इसमें मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व किए। और अल्कोहल हमारा एक चैप्टर है जो आगे आना बाकी है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके बचे कुछ डाउट्स भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां सिर्फ मैंने बोला, वहां पे हम इसको बनाकर रेजोनेंस स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर समझेंगे। अगर हमने बात करी अल्कोहल की रिएक्टिविटी की, तो वहां H+ निकले तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, OH निकले तो ऑर्डर क्या होगा। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखेंगे और जो कनेक्टेड टॉपिक्स होंगे हम वहां उठा भी लेंगे। बस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और रही बात 3 बार लिखने की, तो ये जो सेक्शन अब हमारा स्टार्ट हुआ है, खासकर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये कंटेंट जो अभी मैंने आपको दिया है, ये एटलीस्ट 3 बार आपको लिखना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी होती, इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना होता, कमर्शियल कंपाउंड्स भी हम नहीं लिखेंगे, लेकिन खासकर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, ये आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम में आएंगी। और जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तभी भी बहुत काम में आएगी। इसीलिए इनको आप एटलीस्ट 2 या 3 बार, एटलीस्ट कह रहा हूं कि 3 बार तो आप लिखिए ही लिखिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक वीक है, कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, तो आप ये नंबर बढ़ाइए। लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग कहीं और है और आप बस लिखे जा रहे हैं, म्यूजिक चला रखा है, ऐसा नहीं। आपको फोकस्ड होकर लिखना होगा, तब फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही है। आज के लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो यही कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज जो है, व्यायाम या एक्सरसाइज जो है, वो आप लोगों को रेगुलरली करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों। छोटे बच्चे को भी यही कहा जाता है कि वो दौड़े भागे, स्कूल में इतनी एक्टिविटीज होती है तो वो सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज ही है। तो एक्सरसाइज की कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में ये की जा सकती है। आप अच्छे से जानते हैं, छोटा बच्चा स्कूल के अंदर भागता है, घर पे भी भागता है, दौड़ता है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो करते हैं। सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो भी रेगुलरली वॉक करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। मेरी एज में, आप लोगों की एज वाले जो लोग होते हैं, राइट, उस एज में, आपकी एज में पढ़ने से फुर्सत नहीं है, मेरी एज में लोगों को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, तो ऐसे केसेस में लोग अवॉइड कर देते हैं एक्सरसाइज को, जो कि गलत है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से आपको बहुत फायदे हैं। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट रहती है, और यदि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।